बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में जो फीमेल्स हैं उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन साथ साथ एक यूएस की रिपोर्ट भी है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का अटैक कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से तो खैर कोई खास हमें हैरत नहीं है कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं और आप जानते ही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने एक चीज को माना है और उसका एतराफ किया है। देखिए, आपको फंडिंग नहीं मिल रही है, आपको अभी आईएमएफ से लोन 1.23 बिलियन का लोन लेने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्यों करनी पड़ रही है? वो है जी पाकिस्तान का फेलियर। और उन्होंने कहा कि इस टास्क को, इस एजेंडे को, इस इशू को यूनाइटेड नेशन के फोरम में टॉप पर रखने, टॉप प्रायोरिटी पर रखने के लिए ये जो टास्क है, इट्स ऐसा है कि ये जिस तरह। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने यूएन में कश्मीर का रोना रोया, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में माना कि हम कश्मीर इशू पर फेल हो गए हैं और ये भी कहा है कि कश्मीर इशू का मुद्दा एक बड़े से पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। दोस्तों, एक तरफ यूएस की रिपोर्ट ने पाक के जले पर नमक छिड़का, वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ के सामने पाक का गिड़गिड़ाना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पाक मीडिया की इस पर क्या राय है। मगर क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि उसके इस वाकये के बाद के हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन बाहर घूमते फिरते नजर आए हैं, तो क्या वाकई इंडिया ऐसा कुछ सोच सकता है कि फिर अटैक करे? नहीं आजू जी, अगर हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखें तो हमें ये समझना होगा कि अगर बालाकोट में स्ट्राइक की गई इंडिया की तरफ से, तो उसका जो बेस है वो बहुत पुराना है। टेरर एक्टिविटीज बढ़ रही थी, पठानकोट, उरी, यहाँ पे हमले हो रहे थे। तो इंडिया को कहीं ना कहीं जाकर एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। आखिर वो कब तक ऐसे इस तरह के हमले, इस तरह की आतंकी कार्रवाई को झेलता रहेगा? तो वहां पर जो सरकार थी, वहां पर उसकी लीडरशिप देखी जाती है कि भाई आपकी लीडरशिप कितनी विलिंगली ये काम कर पाती है। जैसा कि हमने देखा होगा मुंबई पर जब अटैक हुआ था, तो उस समय भी ये खबरें आई थी कि भाई अटैक करना चाहिए था पाकिस्तान पर, लेकिन शायद उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप की विल इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन बालाकोट जब स्ट्राइक हुई तो उसने एक संदेश दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी लगातार हमारे खिलाफ, हमारी जमीन पर ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाएगा, तो फिर इंडिया भी चुप नहीं बैठेगा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, कार्रवाई करेगा। चलिए, एक बात हो गई। और वहां भी ध्यान रखा गया कि हमने ना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, ना हमने सिविलियन एरिया को निशाना बनाया। ठीक है, बकौल पाकिस्तानी मीडिया वहां पे 5 दरख्त गिर गए, 2 कौवे मर गए, सब ठीक है। लेकिन जो स्ट्राइक हुई, इंडिया का अपना स्टैंड था कि हमने वहां पर जो टेरर कैंप्स थे, मदरसा था जहां पर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, हमने वहां पर स्ट्राइक किया। ठीक है, उसके बाद जो कुछ हुआ हम पूरी दुनिया जानती है। इस कदम ने भारत के, इसने दुनिया को संदेश दिया, इसमें अमेरिका भी है, कि जो लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है और वो जवाब देगी, वो जवाब देगी। तो इसलिए ये जो असेसमेंट रिपोर्ट इनकी आती है, हर साल आती है शायद यूएस इंटेलिजेंस की, तो उसमें ये बात बहुत प्रमुखता से कही गई है कि भाई अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही हरकतें की गई, और उसमें इस बात का बहुत खास जिक्र है कि एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को पाकिस्तान मदद करता है, उनकी फंडिंग करता है, उनको सारे चीजें प्रोवाइड कराता है। तो ये बात क्लियरली उस असेसमेंट रिपोर्ट में मेंशन है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को भी लग रहा है कि एक संदेश दे दिया गया है, और अगर दोबारा उधर से ऐसी कुछ घटना होती है तो इंडिया करेगा, रिटेलिएट करेगा, वो फिर से ऐसे अटैक कर सकता है। तो उसने ये बात अपने रिपोर्ट में लिखी। और जाहिर सी बात है कि जब इंटेलिजेंस जो कम्युनिटीज हैं, भाई आपकी जैसे आईएसआई है, हमारी आरएनडब्ल्यू है, या वहां की सीआईए है, तो बहुत सारी चीजें एक्सचेंज भी होती हैं, इधर से उधर चली भी जाती हैं। तो उससे जरिए मूड का भी पता चलता है कि भाई किसी देश की गवर्नमेंट अगर ऐसी कोई घटना हुई तो उसका मूड क्या कहता है कि वो क्या कर सकती है। तो ये असेसमेंट की जाती है, और वही असेसमेंट इसमें दी गई है कि अगर कार्रवाइयां नहीं रोकी गई, टेरर एक्टिविटीज नहीं रोकी गई, तो मे भी हो सकता है कि एक छोटी सी चिंगारी बड़े आग को में बदल सकती है। बिल्कुल ठीक। मगर अभी जो हमने रिसेंटली देखा कि हाफिज सईद को भी बाहर देखा गया कि घूम रहा है, और साथ ही सैयद सलाउद्दीन को भी। एक एज अ जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज मिला ये दुनिया को, क्या लगा? ठीक है, भारत को तो जाहिर है कि उन लोगों का मालूम ही है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि एक किस तरह का मैसेज गया पाकिस्तान की तरफ से?
देखिए, अगर मैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज की बात करूं या पाकिस्तान जिस संकट में अभी फंसा हुआ है, देखिए आपको फंडिंग नहीं मिल रही है, आपको अभी आईएमएफ से लोन 1.23 बिलियन का लोन लेने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। मतलब मैं टेररिज्म के हवाले से बात कर रहा हूँ, या जो आपके पूर्व पीएम इमरान खान रहे हैं, उन्होंने भी माना कि अलकायदा के लोगों को ट्रेनिंग देना गलत किया। प्लस अभी हाल में जो 1-2 घटनाएं हुई हैं, जैसे वो साजिद मीर का पकड़ा जाना जो मुंबई अटैक में शामिल रहा था, या फिर अभी जो मक्की को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करना। अब इस चीज को इंडिया हमेशा उठाता रहा है कि भाई पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी चीजों को हेल्प की जा रही है जो एंटी इंडिया काम करते हैं। अब इसमें हुआ ये कि हाफिज सईद को आपने कहा कि जो हमने जेल में डाल रखा है, ये डाल रखा है, तो अगर वो सामने दिखता है तो इट मींस कि आपके जो दावे हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है इनमें फर्क है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने एक चीज को माना है और उसका एतराफ किया है, वो है जी पाकिस्तान का फेलियर। और उन्होंने कहा कि इस टास्क को, इस एजेंडे को, इस इशू को यूनाइटेड नेशन के फोरम में टॉप पर रखने, टॉप प्रायोरिटी पर रखने के लिए ये जो टास्क है, इट्स ऐसा है कि ये जिस तरह अप हिल यानी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी इतना ये मुश्किल हुआ है, लेकिन ये मुश्किल हुआ क्यों है? ये बहुत बहुत अहम सवाल है। इसके पीछे कौन है? किसने ये किया कि वो वाला मुद्दा जिसके ऊपर किसी ज़माने में पाकिस्तान बड़ा फ्रंट फुट पे आके होता था, लेकिन आज वो बैक फुट पे कैसे चला गया? क्या वजूहात हो सकती है? और क्या अब जो कश्मीर इशू जिसकी हम बात करते हैं, यानी पाकिस्तान बात करता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बात करती है, या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस बात करता है, क्या दुनिया का कंसर्न है या नहीं? मुझे लगता है कि शायद अब दुनिया, आई थिंक सो, बल्कि ये बात दिन ब दिन बड़ी क्लियर होती जा रही है कि दुनिया अब कश्मीर के हवाले से बहुत ही कम बात करती है। अगर पहले 50% 60% बात होती थी, तो आज शायद 4% या 5% बात होती है, यानी 95% नहीं होती। अच्छा, यहां पर बहुत सारे हमारे इंडिया में देखने वाले या हमारे इंडियन दोस्त वो कहते हैं कि यार ये मुद्दा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। खैर, वो एक अलग बड़ा एक बहस है। वो कहते हैं हमारा इंटरनल मैटर है, तो वो भी, उसके ऊपर भी बहस हो सकती है कि जी इंटरनल है, एक्सटर्नल है, क्या नहीं है। यहां पे मुझे बात करनी है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान क्यों बैकफुट पे चला गया। किसी ज़माने में ये हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा एक जिसे कहते हैं कि दुखती रग हुआ करती थी। यानी उनको पता होता था कि यार पाकिस्तान आएगा, उनके साथ हो सकता है 20, 30, 50 कंट्रीज़ इस बात को बात भी करेंगे इसके ऊपर, और ये बहस होती रहती थी। ऐसा नहीं है कि ये बहस नहीं होती थी। बट एक चीज़ हुई कि हिंदुस्तान ने इसके ऊपर थ्रू आउट अ टाइम उन्होंने वर्क किया, करते रहे। ऐसा किया जिस तरीके से हम पुराने वक्तों में टेस्ट इनिंग्स देखा करते थे। मैं आज की एग्जांपल इसलिए नहीं देता कि अब वो बहुत लंबी इनिंग जो है बहुत कम हमें देखने को मिलती है, स्पेशली जो मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट है, इसमें कम होता है। इतना लंबा कोई नहीं खेलता जो ट्रिपल सेंचुरी और ब्रायन लारा की तरह 475 और मतलब इस तरह के इनिंग्स जो है अब हम